हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे ब्लैक फंगस और वाइट फंगस के बारे में। कंप्लीट जानकारी मिलेगी इस सेशन में आपको। क्या डिसीज़ है, कैसे फैल रहा है, किस एक्ट के तहत है, एपिडेमिक और पेंडेमिक में क्या डिफरेंस है, पूरा जानेंगे विस्तार से। तो जैसा कि आप सबको पता है कि दूसरी कोविड लहर को नियंत्रित करने से पहले देश के चिकित्सा पेशेवरों के सामने ब्लैक फंगस के रूप में एक और चुनौती तीव्रता के साथ अपने पैर पसार रही है। यह रोग ज़्यादातर कोविड-19 से पीड़ित या ठीक हो चुके मरीजों पर देखा जा रहा है। इसी को देखते हुए गुरुवार को केंद्र द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत ब्लैक फंगस को एक उल्लेखनीय बीमारी मानते हुए महामारी घोषित करने का आग्रह किया गया था। साथ ही राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारी और निजी अस्पतालों के लिए सभी संदिग्ध और पुष्ट मामलों की रिपोर्ट करना अनिवार्य करें। इसके बाद तमिलनाडु, ओडिशा, गुजरात और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ ने उसी दिन इस बीमारी को महामारी घोषित कर दिया था। गौरतलब है कि तेलंगाना और राजस्थान ने कुछ दिन पहले ही यह कदम उठाया था। इस फंगस का नाम यानी कि ब्लैक फंगस के बारे में आइए जान लेते हैं कुछ। इस फंगस का नाम म्यूकरमाइकोसिस है, जो कि एक गंभीर तथा दुर्लभ फंगल संक्रमण है जो कि म्यूकरमाइकोसिस नामक फफूंद के कारण होता है। हाल ही में भारत में तेजी के साथ बढ़ती इसकी मरीजों की संख्या चिंता का विषय बनी जा रही है। ब्लैक फंगस के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं कि यह फेफड़ों और मस्तिष्क को प्रभावित कर सकता है और इसमें मृत्यु दर उच्च होती है। मतलब इंसान में अगर ये बीमारी हो गई तो संभावना उसकी ज़्यादा से ज़्यादा है कि उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह संक्रमण उन लोगों में देखा जा रहा है जो या तो कोविड-19 से पीड़ित हैं या उससे उबर चुके हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि वो कोविड से ठीक हो चुके हैं तो उन्हें ब्लैक फंगस नहीं हो सकता है, इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। अब बात आती है कि एपिडेमिक घोषित करने की आवश्यकता क्या है, इसको क्यों आवश्यकता पड़ी। जैसा कि सबको पता है कि कर्नाटक, उत्तराखंड, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, बिहार और कई अन्य राज्यों में ब्लैक फंगस के नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में इसके 1500 से अधिक मामले और जबकि 90 मौतें हो चुकी हैं। इसके अलावा कल तक हरियाणा में भी 226 और तेलंगाना में 80 मामले सामने आए थे, जबकि गुजरात और मध्य प्रदेश में भी उच्च संख्या में इसके मामले सामने देखे जा रहे हैं। मौजूदा ब्लैक फंगस के तेजी के साथ देशों के कई राज्यों में बढ़ते प्रकोप को देखते हुए इसके प्रसार की रोकथाम के लिए एपिडेमिक घोषित करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है, जिससे कि सरकारें इसके लिए उपयुक्त उपाय कर सकें। अब बात आती है कि कब हम किसी बीमारी को एपिडेमिक घोषित करेंगे, कब एंडेमिक घोषित करेंगे तथा कब हम कहेंगे कि यह पेंडेमिक है। तो ये मूलभूत अंतर है, उसको समझ लेते हैं। पहली से बात समझते थे एपिडेमिक यानी कि महामारी। महामारी शब्द का प्रयोग तब किया जाता है जब एक संक्रामक रोग मुख्य रूप से वायरल मूल का किसी दिए गए शहर, क्षेत्र या देश में और एक निश्चित अवधि के लिए बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचता है। कुछ चर्चित महामारियों में जीका वायरस, चिकनगुनिया, डेंगू बुखार, टाइफाइड, सार्स, पश्चिम अफ्रीका में इबोला आदि महामारी शामिल है। बात आती है पेंडेमिक की। तो पेंडेमिक तब होता है जब एक महामारी यानी कि जब एक एपिडेमिक राष्ट्रीय सीमाओं से परे एक महाद्वीप में या दुनिया भर में फैल जाए। इसमें गंभीर बीमारी की स्थिति बनती है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाती है, इसलिए इसका प्रभाव एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में हो जाता है। इतिहास में कई विनाशकारी पेंडेमिक रही हैं, जैसे ब्लैक डेथ, प्लेग, स्पेनिश फ्लू, चेचक और वर्तमान में एड्स, तपेदिक, इबोला, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू आदि। अब बात आती एपिडेमिक। एंडेमिक कब किसको कहेंगे यानी कि स्थानिक रोग कब कहेंगे किसको हम। एंडेमिक एक स्थानिक रोग किसी क्षेत्र में फैला एक संक्रामक रोग है और आबादी के एक बड़े हिस्से को प्रभावित करता है। यह स्थिर अवस्था में रहता है लेकिन आबादी से गायब नहीं होता है। चिकन पॉक्स को एक स्थानिक रोग के तौर पर ही वर्गीकृत किया गया है। अब बात समझ लेते हैं कि एपिडेमिक एक्ट, जो डिसीज एक्ट है 1897, वो क्या है। इस अधिनियम को खतरनाक महामारी को रोकने के मकसद से लाया गया था। जब राज्य सरकार का किसी समय यह समाधान हो जाए कि पूरे राज्य या उसके किसी भाग में किसी खतरनाक महामारी का प्रकोप हो गया है या होने की ऐसी आशंका है, तब राज्य सरकार यदि यह समझती है कि मौजूदा विधि के साधारण उपबंध इसके लिए पर्याप्त नहीं है, मतलब उसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, तो वह ऐसे उपाय कर सकेगी या ऐसे उपाय करने के लिए किसी व्यक्ति से अपेक्षा कर सकेगी या उसके लिए वह किसी उसे सशक्त कर सकेगी और जनता द्वारा या फिर कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा अनुपालन करने के लिए किसी सूचना द्वारा ऐसे अस्थायी विनिमय बना सकेगी जिन्हें वह उस रोग के प्रकोप या प्रसार की रोकथाम के लिए आवश्यक समझे।
यूनियन कैबिनेट ने बीते साल एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 में संशोधन के लिए अध्यादेश की मंजूरी दी थी। अध्यादेश में सुनिश्चित किया गया था कि महामारी जैसी किसी भी स्थिति में हेल्थ केयर वर्कर्स के खिलाफ किसी भी रूप में की गई हिंसा और संपत्ति को नुकसान पहुंचाए जाने के लिए जीरो टॉलरेंस है। मतलब अगर आपने जो हेल्थ केयर वर्कर्स है उनके खिलाफ कुछ भी अभद्र टिप्पणी की या फिर कुछ बात हुई तो आप जीरो टॉलरेंस मतलब बिल्कुल माफ़ी नहीं की जाएगी। अब इसी के चलते हम वाइट फंगस की भी बात कर लेते हैं। राज्यों ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया। सफ़ेद फंगस नामक संक्रमण भी कुछ लोगों को प्रभावित करता पाया गया है। बिहार के पटना में सफ़ेद फंगस के नए मामले भी सामने आए हैं और यह संक्रमण ब्लैक फंगस से भी ज़्यादा खतरनाक है। यह संक्रमण कम रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण हो रहा है। व्हाइट फंगस के कुछ पॉइंट समझ लेते हैं। व्हाइट फंगस के मरीजों में कोविड जैसे लक्षण दिखाई देते हैं लेकिन टेस्ट नेगेटिव आता है। ध्यान दीजिए, व्हाइट फंगस के मरीजों में कोविड तो पॉजिटिव लक्षण आएगा कोविड का, लेकिन टेस्ट नेगेटिव आएगा। इसकी पहचान सिटी स्कैन या एक्सरे के जरिए की जा सकती है। व्हाइट फंगस न केवल फेफड़ों को बल्कि शरीर के अन्य हिस्सों को भी प्रभावित कर सकता है, जिसमें नाखून, त्वचा, पेट, गुर्दा, मस्तिष्क, जननांग और मुंह भी शामिल है। जिन लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर है, जैसे मधुमेह, कैंसर के रोगी और जो लंबा समय से स्टेरॉइड ले रहे हैं, उन्हें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उनमें रिस्क ज़्यादा है। या उन कोरोना वायरस रोगियों को भी प्रभावित कर रहा है जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर है। अब इन सब बातों से हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है, ये जानना बहुत जरूरी है। इस संक्रमण के उपचार के लिए जरूरत है एक ऐसी संस्था की जिनमें अन्यों के साथ नेत्र सर्जन, ENT विशेषज्ञ, सामान्य सर्जन, न्यूरो सर्जन और डेंटल मैक्सिलोफेशियल सर्जन शामिल हों और एंटी फंगल दवा के रूप में एम्फोटेरिसिन B इंजेक्शन हो। इस बाबत इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर पात्र दवा कंपनियों को एम्फोटेरिसिन B के निर्माण की अनुमति देने की आग्रह किया गया है, जो कि व्हाइट फंगस और में सहायक होगी। इस मामले में केंद्र द्वारा दवाओं की कमी को जल्द पूरा करने की बात कहते हुए कहा गया है कि नई दवा कंपनियों को दवा बनाने की मंजूरी मिल गई है। इसके अतिरिक्त मौजूदा फार्मा कंपनियों द्वारा पहले ही दवा का उत्पादन बढ़ाना शुरू कर दिया गया है। इस रोग से बचाव के रूप में अस्पतालों में ऑक्सीजन थेरेपी के दौरान ह्यूमिडिफायर के लिए स्वच्छ और स्टेराइल पानी का उपयोग किया जाए। साथ ही जहां तक हो सके डॉक्टर्स रोगियों को एंटीबायोटिक्स, एंटीफंगनल और स्टेरॉइड के इस्तेमाल से बचाव पर भी ध्यान दें।